आर्टिकल 370 की वापसी के बाद कश्मीर में तेजी से हालात बदले। पर्यटन के लिहाज से कश्मीर फिर धरती का स्वर्ग साबित होने लगा और वैसे ही फिजा बिगाड़कर जहर घोलने की पुरजोर साजिश भी परवान चढ़ने लगी। कश्मीर में एक महीने के अंदर करीब 9 कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरी हिंदुओं की टारगेट किलिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए। कश्मीर की वादियों से सीमा पार तक से रची जा रही साजिश के जरिए कश्मीरी पंडितों की वापसी, अमरनाथ यात्रा और लोकतंत्र की खातिर होने वाले चुनाव में खलल के नापाक मंसूबे साफ झलक रहे हैं। कश्मीर के हालात पर अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह मौजूद रहे। एक और जहां हालातों से उबरने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर के मसलों पर होती आई सियासत भी। कश्मीर के हालात को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता बोले कि भाजपा कश्मीर में अमन चैन की बात करती है, लेकिन वहां की समस्या पर विचार करने की जरूरत है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग कहते हैं कि अमन चैन आ गया है और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं हैं। मेरे ख्याल से उनको सोचना चाहिए और उचित निर्णय लेकर ये समस्या ज्यादा न बढ़े कि हम लोग पिछले दिनों जैसे कश्मीर वैली में टेररिज्म फिर से उभरे, उसको भी ध्यान रखकर केंद्र सरकार काम करना चाहिए। बात कश्मीर की हो तो क्या दिल्ली और क्या देश का दिल मध्य प्रदेश, हर तरफ से सवालों और चिंताओं का उठना लाजमी है। लेकिन जहां एक और भाजपा विपक्ष के इस मामले पर चुप रहने पर सवाल दाग रहा था, तो वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग और पलायन को लेकर काफी चिंतित है। विपक्ष के मौन पर चिंता जताते हुए कहा कि सबको एकजुट होना चाहिए, मामले को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल वहां जाए होम मिनिस्ट्री की क्लियरेंस के बाद, तो उसका प्रेशर निश्चित रूप से आतंकवादियों पर पड़ता है और राष्ट्रीय मुद्दों पर हम एक होके अगर एकजुटता दिखाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ जो पलायन हो रहा है उस पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि धारा 370 थी तब हमले हो रहे थे, हट गई तो हमले हो रहे हैं, वहाँ रहने नहीं देना। अरे भाई कैसे नहीं रहने देना। लक्ष्मण सिंह कश्मीरी पंडितों पर एक बार फिर हुई हिंसा और पलायन को लेकर मुखर दिखे, तो भाजपा को भी कांग्रेस को टारगेट करने का मौका मिल गया। अभी इस जो हिंदू मारे जा रहे हैं कश्मीर में, उन्होंने एक ने भी आतंकवाद की निंदा की। हमारे ऊपर आरोप लगाना अलग बात है, किसी पे भी आरोप लगाना अलग बात है। आप आतंकवाद के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद फैला रहे हैं। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है मित्रों। ऐसे करके वो डाइवर्ट करना चाहते हैं विषय को। आज उनके साथ में आप देखिए खुलकर अगर कोई पार्टी खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं। बयानबाजी लगातार गरमा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर में आतंकियों द्वारा कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर की जा रही हत्याओं से केंद्र सरकार के सामने विपक्ष के मुखर सवाल है। 26 दिन में टारगेट किलिंग की 10 घटनाएं सामने आने के बाद अब वहां से पलायन भी शुरू हो गया है। लेकिन राजनीति से इतर बड़ा सवाल ये कि आखिर कब होगा कश्मीरियों के साथ न्याय और कैसे नेस्तनाबूद होंगे ये अमन और चैन के दुश्मन। न्यूज डेस्क, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे घाटी की, जिसे देखकर उसकी खूबसूरती दिलों में बस जाती है, लेकिन अमन और चैन के जो दुश्मन हैं उसे जन्नत से जहन्नुम बनाने पर आमादा है। सरकार लगातार प्रयास की बात कर रही है और सरकार के काम पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है, लेकिन वो कौन सा दिन होगा जब इस मुश्किल हालात के लिए सब एकजुट होकर, एक जज्बे पर आकर, एक जाज़म पर आकर एक साथ नजर आएंगे। इस पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। कब तक खौफ के साए में रहेंगे कश्मीरी? क्यों विपक्ष ने उठाए केंद्र सरकार की रणनीति पर सवाल? आतंकवाद के खिलाफ सियासी दल कब होंगे एकजुट? क्या कश्मीर मसले पर बैठकों से निकलेगा हल?
जिस तरीके से पिछले दिनों घटनाएं सामने आई हैं, कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से टारगेट करके मारा जा रहा है, उसके बाद से लगातार मुश्किल हालात सामने आ रहे हैं। इससे निपटने के लिए हाई लेवल की मीटिंग बुलाई जा रही है, लेकिन उस मीटिंग पर भी विपक्ष सवाल पूछ रहा है, अलग अलग बयानबाजियां सामने आ रही हैं। लेकिन एक नजर डालते हैं कि आखिर किस तरीके से टारगेट किलिंग जो है वो हो रही है और इससे लोगों के दिलों में डर भी बैठ रहा है। तो पहली हत्या तारीख 7 मई, हत्या जिनकी हुई उनका नाम गुलाम हसन डार, पुलिस कांस्टेबल थे। दूसरी हत्या तारीख 9 मई, हत्या जिनकी हुई उनकी पहचान अब तक नहीं हुई, आम नागरिक थे जिनकी जान चली गई। तीसरी हत्या की बात करेंगे तारीख 12 मई, रियाज अहमद को मारा गया, पुलिस कांस्टेबल थे। और चौथी हत्या तारीख 12 मई, हत्या जिनकी हुई नाम राहुल भट्ट, राजस्व अधिकारी थे। पांचवी हत्या तारीख का दिन 17 मई, रंजीत सिंह को मारा गया, अब तक पहचान नहीं हो सकी। छठी हत्या तारीख 24 मई, जिनकी हत्या हुई सैफुल्ला कादरी नाम पुलिस अफसर थे। सातवीं हत्या तारीख 25 मई, जिनकी हत्या हुई अमरीन भट्ट नाम कश्मीरी टीवी एक्ट्रेस थी। और आठवीं हत्या तारीख 31 मई, किसकी हत्या हुई? रजनी बाला स्कूल टीचर थी। नौवीं हत्या तारीख 2 जून, हत्या हुई विजय कुमार की, बैंक में मैनेजर थे। 10वीं हत्या तारीख 2 जून, दिलखुश कुमार प्रवासी मजदूर थे। तो ये गिनती खत्म नहीं हो रही है, लेकिन इस गिनती के खत्म होने की उम्मीद की जा रही है, अमन और चैन की उम्मीद की जा रही है। और साथ ही आज की चर्चा में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे भी मेरी उम्मीद है, ये अपील है कि हम चर्चा को सार्थक बनाएं और बात करें कि आखिर किस तरीके से जो घाटी निशाने पर है आतंकवादियों के, उससे कैसे बाहर आया जा सकता है और कैसे अमन और चैन लाया जा सकता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवनीश बुंदेला, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। देवदत्त दुबे मेरे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। पंकज जी, तारीख बदली है, हत्याएं जो हुई हैं उनका जिक्र मैंने किया, आप भी वाकिफ होंगे और हालातों से भी आप वाकिफ हैं। 370 हटने के बाद ये कहा गया था बहुत कुछ बदलेगा, अमन और चैन आएगा, लोग वहां जाकर घर खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे। लेकिन अब जो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, क्या लगता है किस तरीके से उन्हें रोका जाएगा और ये जो सारी चीजें सामने आई हैं इससे कैसे निपटेगी सरकार? आपने बिल्कुल ठीक कहा और जो आपका आग्रह सार्थक संवाद को मैं प्रयास करूंगा मेरे पक्ष के सार्थक संवाद, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा ताकि सारे बिंदु आ सकें। तो पहले तो हमको कश्मीर की वर्तमान स्थिति को देखना पड़ेगा। 370 लागू होने के लगभग 2 वर्ष से अधिक समय के बाद 370 और साथ में 35 है, यानी इसमें कोई भारी व्यक्ति भी वहाँ प्रॉपर्टी नहीं। हम सीधे कश्मीरी पंडितों के विषय पर आते हैं। तो 1989-90 में कश्मीरी पंडितों का वहां से पलायन हुआ, स्थितियां सबके सामने, उस पर नहीं जाना चाहता मैं। और उस समय भी लगभग 850 कश्मीरी पंडितों के परिवार, जिनकी कुल संख्या 5000 थी, ऐसे थे जिन्होंने तब भी कश्मीर नहीं छोड़ा और आज भी वो कश्मीर में है। जिन लोगों ने कश्मीर से पलायन किया था उनको सरकार ने एक स्पेशल पैकेज, स्पेशल रेसिडेंस की अरेंजमेंट करी, स्पेशल कॉलोनी डेवलप करी, स्पेशल कवर्ड कैंपस अरेंज करे और इन लोगों को दोबारा कश्मीर में बसाने के प्रयास की प्रक्रिया 2012, 13, 14 से बराबर प्रारंभ रही, जिसको अब तक सरकार ने निरंतर किया। और आतंकवादियों के जो हमले हैं वो इन्हीं लोगों के ऊपर हैं जिन्होंने दोबारा 2012 से 2022 के बीच में कश्मीर में गए और कश्मीर में जाकर दोबारा कश्मीर की आम धारा में रहने की और बहने की कोशिश करी। और आपकी स्क्रीन बता रही है कि मरने वालों में खाली कश्मीरी पंडित नहीं है, 10 में से 4 मुसलमान हैं। लेकिन उन सब में इंटरेस्टिंग पार्ट है कि एक यदि टीवी एक्ट्रेस को छोड़ दें तो 3 पुलिस वाले हैं और ये वो पुलिस वाले हैं जो वेकेशन पर, छुट्टी पर अपने घर गए थे। यानी उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि वहाँ कश्मीरी पंडित या हिंदू या मुसलमान जैसे विषय नहीं है, तो विषय आतंकवाद है। बिल्कुल। और आतंकवाद के विषय पर सबको बहुत व्यापक रूप से चर्चा करना चाहिए। और ये भारत के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी कि धारा 370 के चलते कश्मीर के लोगों को SC, ST, OBC के आरक्षण नहीं मिल पाते थे क्योंकि 370 में प्रावधान नहीं था। तमाम प्रकार की विसंगति थी, उन विसंगतियों को दूर किया है और उसके बाद भी लगभग यदि मैं प्रतिशत की बात करूं तो 70 से 80% तक नॉर्मल यानी सामान्य स्थिति को निर्मित किया है। और अब की स्थिति के लिए भी आज गृह मंत्री जी ने, जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी,
हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इंटेलिजेंस के चीफ, कश्मीर के डीजीपी जम्मू कश्मीर के वो आकर मिले हैं, तो मैं मानता हूँ सार्थक इस पर समाधान सामने आएगा। दूसरा बात करते हैं लक्ष्मण सिंह जी की। निश्चित तौर पर लक्ष्मण सिंह जी जो बात कर रहे हैं मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आदरणीय श्रीमती लक्ष्मण सिंह जी कश्मीर की हैं जी। और इसलिए लक्ष्मण सिंह जी को भी वहां की पूरी जानकारी रहती है। और ठीक बात है कि ये विषय राजनीतिक विषय नहीं, कांग्रेस बीजेपी आरोप प्रत्यारोप किसने कम किया ज्यादा किया इसकी हम बात नहीं कर रहे। ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस के कारण 47 तब तक क्या हुआ, वो जो है सो है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि राजनीति का चश्मा उतार के भारतीयता का चश्मा पहनना है, भारत के मुकुट कश्मीर के बारे में श्रेष्ठ करना है और सब अपने मौलिक सुझाव चिंतन विमर्श। नरोत्तम जी ने ठीक कहा कि बहुत सहज सरल आलोचना करना, हम भी कर सकते हैं कांग्रेस की आलोचना। 47 से लेकर जब तक 14 तक सरकारें थी कांग्रेस की, क्या हुआ कैसे हुआ सबके सामने, और उससे नतीजा क्या मिलेगा। आज परिणाम तो अब आएगा कि इन परिस्थितियों में पूरा भारत कश्मीर के साथ, कश्मीरियों के साथ कैसे मजबूती से खड़ा रह सकता है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर एक संकल्प लिया कश्मीर का, यहाँ उसका जिक्र नहीं करूंगा ताकि लगेगा कि मैं आप प्रशंसा कर रहा हूं। मैंने संकल्प लिया है कि मैं व्यक्तिगत क्षमताओं में क्या कर सकता हूं। मैं कश्मीर नहीं जा सकता, मेरे हाथ में बंदूक नहीं है, क्योंकि मैं सेना का पुलिस का आदमी नहीं हूं, पर मैं यहाँ रहकर मानसिक रूप से क्या सशक्तता प्रदान कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, तमाम सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही भाव लाना पड़ेगा। ये तो आपकी व्यक्तिगत बात हो गई पंकज जी कि आप मानसिक रूप से जो कर सकते हैं, लेकिन अभी सरकार में रहते हुए, बीजेपी की सरकार है केंद्र में, वहां पर से क्या कुछ हो सकता है। पहले की आपने बात कही, आप ये कह जरूर रहे हैं कि कांग्रेस की जवाबदेही पर हम बात नहीं करना चाहते, 47 से अब तक क्या हुआ, अच्छी बात है, मत कीजिए, लेकिन अब जो जवाबदेही बनती है सरकारों की, उसके लिए क्या किया जाएगा। 370 को लेकर क्या किया और बाकी जो बातें आपने रखी वो अपनी जगह है, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। करना पड़ेगा और कश्मीरियों के मन में जिस प्रकार, और आप देखें कि आतंकवादी मतलब वो वेपन नहीं है, और यदि आतंकवादी हमला कर रहे हैं तो 2-4 दिन में आतंकवादियों को स्थायी रूप से दुनिया से रवाना भी किया जा रहा है। और फिर भी ये जिस प्रकार की हत्याएं पिछले 10-15 दिन में हुई, 10 हत्याएं जो ये दुखद हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आज गृह मंत्री जी ने संवाद किया है, बैठक करी है, और मुझे लगता है कि 2-4 दिन में इसके सार्थक परिणाम सामने आए। क्योंकि नाजनीन जी अब पीछे हटने का अवसर नहीं है, अब तो कश्मीर में 370 हटाने के बाद सामान्य परिस्थितियों को बहाल करना है। यदि प्रतिपक्ष सहयोग करता है तो स्वागत, मैं पूछ नहीं लेती करता तो सरकार। अवनीश जी, आपकी अगर हम बात करें, आपकी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि सबको एकजुट होना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्या लग रहा है कांग्रेस कहीं पर पीछे है क्या, सिर्फ सवाल उठा रही है, ट्वीट कर रही है, या फिर आप भी अपना कोई योगदान देंगे। लेकिन नाज़रीन जी, पहले भी आपने देखा कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर, खासकर देश की सुरक्षा के मुद्दों पर, आतंकवाद के मुद्दों पर सदैव अपनी सरकार के साथ रहती, देश के साथ रहती। हम ये कभी नहीं देखते कि केंद्र में सरकार हमारी है या किसी और की सरकार है। क्यों? उसका कारण है कि आतंकवाद का दंश क्या होता है नाज़रीन जी, उसको हमसे बेहतर कौन समझेगा। हमने अपने 2 बड़े नेता खोए हैं, एक तो उस समय की वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को हमने खोया है, हमने राजीव गांधी जैसे नेता को खोया है, और भी हमने कई अन्य नेता भी खोए हैं, इसमें बेअंत सिंह का नाम भी आता है, और भी कई सारे नेता हैं। तो ये अगर कहें कि कांग्रेस आतंकवाद के बारे में बोलती नहीं, बात नहीं करती, तो ये मुझे लगता है आज राजनीति क्या विषय नहीं है। मैं नहीं करूंगा राजनीति, लेकिन आज मुझे आश्चर्य हुआ कि प्रदेश के गृह मंत्री, जिम्मेदार व्यक्ति, किस तरह की बात करते हैं। उनके इस बयान पर मुझे आपत्ति है और मैं उनकी इस बात के लिए निंदा करता हूं। इसके आगे मैं राजनीति नहीं करूंगा। बाकी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कश्मीर के मुद्दे पर नाज़रीन जी ये बात सही है कि जो आंकड़े आ रहे हैं ये सरकारी आंकड़े, और सरकारी आंकड़े आप समझ सकते हो सकता जो मुख्य जो हकीकत इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। और ये सिर्फ एक मई और जून की अपन बात करना नाज़रीन जी, 6 महीने में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 138 हत्या हो चुकी हैं। और वहां पर मैं भी मानता हूं कि हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं हत्या की, और सबसे मतलब मरने वालों में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। लेकिन रानी सबसे खास बात यह है कि वो लोगों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों या टीचर हों या बैंक के मैनेजर हो, मतलब जो नौकरी कर रहे हैं। मतलब मैं ये कहूंगा कश्मीर में जाके नौकरी करना, आप ये ना कहें कि रोजगार है, रोजगार के से इतर वो चीज है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रहे हैं साथ अपनी जान को दांव पे लगाकर। तो उन लोगों की नाज़रीन जी हत्या जाती, जो कि बहुत चिंताजनक है। नाज़रीन जी एक बात और मैं इसमें कहना चाहूंगा, एक बड़ा अजीब संजोग है कि कश्मीर से जब 2 बार पलायन हुआ, 2 बार, सबसे पहले पलायन 89 में हुआ, 89 में, और आज फिर से पलायन हो रहा है।
वो आज पलायन हो रहा है 370 हटने के बाद। देश में इतनी मजबूत सरकार है मोदी जी की जो कहा जाता है, उसके बाद आज पलायन हो रहा है। जी क्यों हो रहा है? आप याद करें 1989 में भी सरकार किसकी थी? भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी। उस समय आपको याद होगा एक केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी रूबिया मुफ्ती किडनैप कराई गई थी, अब हुई थी या कराई गई थी मुझे नहीं मालूम, वो बड़ा एक डिबेट का विषय है। फिर उन्हीं की बेटी के साथ अगली बार मुख्यमंत्री बनी, बीजेपी ने सरकार भी बनाई, तो उस समय एक बहुत बड़ा पलायन हुआ था। ये भी आरोप है कि उस समय सरकार जो थी उन्होंने ट्रक लगा दिए थे, लोगों के पलायन करने में सहायता की थी। वो एक मुझे लगता है निर्णय ऐसा था, उसके बाद कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर नहीं लौट पाए और आज भी पलायन हो रहा है। नादिन जी, आज किसकी सरकार है मैं नहीं कहूंगा क्योंकि राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन अगर हमारी देखिए मैंने ये जरूर निवेदन किया था कि कम से कम डिबेट सार्थक हो, लेकिन आप अपनी बात तो रखिए। आप सियासी दल हैं, राजनीति मत कीजिए, लेकिन राजनीति में जो जायज बात है जो आपको रखनी चाहिए वो तो करनी पड़ेगी अवनीश जी, वो तो सवाल पूछना पड़ेंगे। सवाल यही तो है कि बीजेपी कह रही है कि आप बात ही नहीं करते। राहुल गांधी भी ट्वीट कर देते हैं केवल कि भाई अमन और चैन होना चाहिए, केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन यही तो कहा जा रहा है कि आप लोग साथ आइए, बात कीजिए। नाज़नीन जी, कश्मीर मसले पर हमने कभी बात करने से पीछे नहीं हटे। जब 370 भी हटी थी तो उसके ऊपर हमसे बात नहीं की गई थी, जो निर्णय लेना था उन्होंने ले लिया था। और दूसरी सबसे बड़ी नाज़नीन जी, आज देखें आज ये क्यों हुआ, इसकी आप उसमें जाइए, क्योंकि आप फिल्म के माध्यम से एक फिल्म कश्मीर फाइल बनवा के आपने पूरे देश का वातावरण दूषित करने का प्रयास किया। उसकी परिणति वो है। याद करें 89 में भी शायद इसी तरह से कुछ देश में घटनाक्रम घटित हुआ होगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की है, आतंकवाद के ऊपर कांग्रेस पार्टी सदैव मुखर रही है और हमने बड़े से बड़े आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है। हमने कभी जिन्ना की मजार पे जाके माथा नहीं टेका, हमने ठुमका नहीं लगाया। चलिए ठीक है, विषय अलग हो जाए उससे पहले मैं दुबे सर का रुख करना चाहूंगी। दुबे जी, आपने दोनों को सुना, प्रवक्ता जिस तरीके से कह रहे हैं कि मसला गंभीर है और इस पर बैठकों से हल भी निकलेगा, कांग्रेस भी साथ देने की बात कर रही है, लेकिन बात हुई थी कि 370 हटने के बाद निवेश आएगा और व्यापार बढ़ेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो आतंकवाद वहां पर सिर उठाता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू हो मुस्लिम हो, हत्या 10 की हुई या 1 की, हर एक जान की उतनी ही कीमत है। बिल्कुल नाज़नीन जी, आप सही कह रही हैं। जिस तरह की कश्मीर में घटनाएं हो रही हैं ये बहुत ही चिंताजनक, पीड़ादायक है। आज वहाँ जो लोग सर्विस करने जा रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो बॉर्डर पे खड़े हों देश की, और सैनिकों से ज्यादा उनकी स्थिति खतरनाक हो गई है। वो अपने बैंक में सुरक्षित नहीं है, टीचर भी सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। ये भयावह स्थिति है और इसको दूर करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को संयुक्त रूप से प्रयास करना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। दोनों दलों के प्रवक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया, ये अच्छी बात है। और ये स्वाभाविक भी है कि हर आदमी पहले देश फिर बाद में दल है। तो मैं कहता हूं कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, या हम अच्छी बात कर सकते हैं, यहाँ बैठ के हम क्या कर सकते हैं। तो जो भी है इसके सुझाव आना चाहिए, और जब 370 हटने के बाद ये नहीं हो रहा है तो कैसे होगा, और क्या कमियां रह गई उनको दूर करना चाहिए केंद्र सरकार को, और इस पर अतिशीघ्र कदम उठाना चाहिए। क्योंकि कैसा नौजवान बैंक का अभी जो 2 दिन पहले खत्म हुआ है, उसकी अभी कोई शादी हुई थी, कितना भीभत्स दृश्य था, उसकी पत्नी कैसे रो रही थी। ये क्या हालात है, अपने ही देश में लोग सुरक्षित नहीं है, ये कैसे हो सकता है। पंकज जी, यही विषय है कि 370 हटने के बाद और अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, बात थी अमन और चैन की, बात थी निवेश की, बात थी व्यापार की, बात थी विकास की, लेकिन अब जो दिख रही है तस्वीर वो बहुत ज्यादा विचलित करने वाली। और ऐसे में जिम्मेदारी बनती है, सवाल विपक्ष भी पूछेगा, आलोचना भी करेगा, लेकिन उससे ज्यादा आगे आकर सरकार क्या कदम उठाएगी ये सब देखना और जानना चाहते हैं। देखिए नाज़नीन जी, 5 अगस्त 2019 थी और उसके लगभग 8-9 महीने बाद आ गया 2020 से, तो 2 साल तक सब कुछ ठप था। देश दुनिया की व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्थाएं सब अस्त व्यस्त थी, हम सबको पता है। पर इसी वर्ष में खाली श्रीनगर में कश्मीर के हिस्से की बात करें तो 5 लाख पर्यटक पहुंचे, जो कश्मीर का सबसे बड़ा उद्योग है।
कश्मीर और जैसे ही नॉर्मल स्थिति बनी तो पूरी कश्मीर में जो पंचायती राज के चुनाव जो प्रक्रिया सरकार ने संपन्न कराई, पंचों के चुनाव हुए, कश्मीर में स्पेशल पैकेज दिया गया और स्पेशल प्रोत्साहन की बात करी गई और लोगों ने उद्योग धंधों में रुचि रखी। पर पिछले 10 दिन के वातावरण के बाद ये पलायन की स्थिति नहीं है, असुरक्षा का भाव है। अभी ऐसी स्थिति नहीं कि जैसे 89-90 में थी कि लोग पलायन कर रहे थे। निश्चित तौर पर असुरक्षा का भाव है और जिस प्रकार की स्थिति बनी है तो भय भी व्याप्त है। इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया कि सरकार ने आर्थिक निवेश को लेकर, सामाजिक वातावरण को सशक्त करने को लेकर, शिक्षण संस्थाओं को लेकर, पर्यटन जो कश्मीर की सबसे बड़ी उद्योग को लेकर बहुत काम किया और ये आंकड़ा है। लेकिन हम यदि आज के इस विषय पर बात करें तो इसीलिए मैं आपको पुनः स्मरण दिला रहा हूँ कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं विषय पर संज्ञान लिया और आज उपराज्यपाल महोदय जी की, गृह मंत्री जी की और बाकी वरिष्ठ अधिकारियों की जो कश्मीर से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर संबंधित हैं, उनकी बैठक हुई है और उद्देश्य बहुत स्पष्ट है नाजनीन जी कि आतंकवाद भारत की भूमि पर, कश्मीर पर बर्दाश्त नहीं होगा और जो भी आवश्यक उचित कड़ी कार्रवाई और शेष है वो की जाएगी, लेकिन कश्मीर में आतंकवादियों को अवसर नहीं दिए जाएंगे। मैंने इसलिए आपको गिनाया कि यदि गोली चलाई आतंकवादियों ने तो उनका एनकाउंटर भी पुलिस ने या सेना ने, पैरामिलिट्री फोर्स ने मिलकर किया और ये उसी की प्रतिक्रिया है। ये जिस प्रकार लगातार पिछले 10-15 दिन में 8-10 हत्याएं करी, हिंदू मुस्लिम सभी करी, ये प्रेशर निर्मित करने की कोशिश है कि आप यदि आतंकवादियों की सफाई की बात करते हैं, रिपोर्ट नाज़रीन जी बहुत कॉमन है कि उनके पास वेपन खत्म है, हथियार खत्म है और वैसी विध्वंसक कार्रवाई नहीं कर रहे, विस्फोटक खत्म है। पर ये भी जो हो रहा है, ये भी जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको भी सरकार रोकेगी। आने वाले कुछ दिनों में इसके परिणाम समझ में पूछ लेती हूँ। अवनीश, अगर सरकार काम कर रही है, पंकज जी कह रहे हैं कि अमित शाह उन्होंने फौरन बैठक बुला ली, जाहिर है बैठक बुलाना लाजमी है, जिस तरीके से घटनाएं सामने आई हैं फौरन बैठक बुला ली, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अलग काम किया है। ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि जो कुछ हो रहा है उस पर एक्शन आना चाहिए, लेकिन उस एक्शन पे जब बात हो रही है, बैठक में अगर चर्चा हो रही है, तो उस पर कांग्रेस को या बाकी विपक्षी दल जो है उन्हें भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? किसने कहा जी भरोसा नहीं हो पा रहा? कांग्रेस ने पहले ही कहा कि हम अपनी सरकार के साथ है। सरकार के साथ है मतलब हमें अपनी भारत की सरकार पर, भारत के गृह मंत्री पर हमें भरोसा है और हम यही उनसे विनती कर रहे हैं कि इस मामले में तुरंत संज्ञान लिया जाए। जो इतनी देरी हुई है, ये देरी भी नहीं होना चाहिए थी नाज़रीन जी। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी बकायदा अपने सारे काम छोड़कर, सारी चुनावी रैलियां छोड़कर, सारी पार्टी की बैठकें छोड़कर सिर्फ इस मसले पर ध्यान दें, क्योंकि कश्मीर जब से 370 हटा है नाज़रीन जी, तो वहां की जनता को, आपने भी शुरुआत में कहा कि बड़ी उम्मीद थी, कई लोग बोलते थे हम कश्मीर में जाके प्लॉट खरीदेंगे और ऐसे ऐसे शब्द भी सुनेगा ये कश्मीर में जाके हम शादी करेंगे। नाज़रीन वो कुछ नहीं हुआ, उल्टा ये हुआ जो वर्तमान हम देख रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि रीजन ये रहा, पंकज जी ने बिल्कुल सही कहा कि 2 साल बीच में कोरोना के भी आए, कोरोना के कारण ये पूरे देश की, विश्व की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ा। अच्छा, पर्यटन अगर 5 लाख पहुंचे तो वो सिर्फ कश्मीर में नहीं पहुंचे, पर्यटक जैसे 2 साल से जो कहीं घूमने नहीं जा पाए, तो ऑब्वियसली नेचुरल है कि लोग घर से निकलना चाह रहे हैं, तो वो मुझे लगता है वो तो एक क्षणिक रोजगार है। लेकिन कश्मीर में 370 हटने के बाद मुझे लगता है जो और जो चीजें डेवलप होना चाहिए थी, कुछ उद्योग धंधे आने चाहिए थे। कश्मीर में कई सारी संपदाएं हैं, जो कहते हैं ना, जो माइंस हैं, उनको स्टार्ट होना चाहिए था, जिससे कि वहां रोजगार का उत्सर्जन होता। लेकिन नाज़रीन जी ये कुछ हो नहीं पाए, खनिज संपदा का भी आप दोहन कर नहीं पाए, तो मुझे लगता है इसके कारण कहीं ना कहीं वहां की जनता में एक निराशा का भाव भी है। तो इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सबसे पहले सारे काम छोड़कर, गृह मंत्री, आपके प्रधानमंत्री जी, सारे काम छोड़कर सबसे पहले कश्मीर मसले पर चर्चा होनी चाहिए। और हम तो कहते हैं जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या कांग्रेस के जो नेता हैं या कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी हैं या और जो हमारे वरिष्ठ हैं, आप जब चाहे इस विषय पर हमारे नेता चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर मसले पर कांग्रेस ने कभी मना नहीं किया है। चलिए, हम तो चर्चा को मना नहीं किया है, लेकिन सवाल जरूर दुबे जी कांग्रेस के लीडर्स उठा रहे हैं। अगर विवेक तन्खा की बात करें, वो साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार जो है वो दुष्प्रचार ज्यादा कर रही है, अभी तक शांति बहाली के लिए क्या किया, ऐसा कुछ करके बताएं। और दूसरा, अगर मैं लक्ष्मण सिंह की बात करूं, वो तो अपनों से ही सवाल पूछ रहे हैं कि हम सब एकजुट कब होंगे, हम इस पर साथ कब आएंगे। तो क्या लगता है आपको कि विषय जो है वो जाहिर है कि राजनीति से बहुत ऊपर उठकर देखने का है, लेकिन क्या आप ये देख पा रहे हैं कि राजनीति इससे अछूती है? क्योंकि पिछले दिनों, जैसा कि अभी अवनीश जी ने भी जिक्र किया कि कश्मीर फाइल्स आई थी, एक अलग तरह का माहौल था, सभी जगह इसे जिस तरीके से फिल्म को दिखाया गया, उसके बारे में बात की गई, एक अलग छवि दिखाई गई थी, लेकिन मौजूदा जो हालात है उससे बहुत अलग है।
देखिए, जिस तरह के माहौल बनाया गया था तो उससे उम्मीदें लोगों की बहुत बढ़ गई थी कि अब बिल्कुल कश्मीर में शांति रहेगी, अमन चैन रहेगा और जो प्लाट खरीदने वाली बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि उसको बहुत उम्मीदों के साथ दिखाया गया था। और जब उम्मीदों में थोड़ा भी कमी आती है तो फिर स्वाभाविक है कि उसकी हलचल होती है। यही कश्मीर के मामले में हुआ। उस समय इतनी उम्मीद नहीं बनानी थी क्योंकि इतना वहाँ का मामला फैल चुका था, इतना वहाँ संकट आ चुका था, इतने आतंकवादी घुस गए थे अंदर तक कि उसको समेटने में समय लगेगा, स्थितियों को सामान्य करने में समय लगेगा। एक दिन में कोई अलादीन का चिराग नहीं होता हो जाता। लेकिन उस समय वाई लूटने के लिए जो भी कहो कि देश में एक अच्छा माहौल बने या कुछ करने के लिए उस समय बहुत ज्यादा उम्मीदें लोगों की बढ़ा दी गई और कुछ दिनों में कुछ हालात भी ठीक हुए, चुनाव हुए, कुछ चीजें ठीक लगी कि अब ठीक हो रहा। लेकिन अब जब फिर से घटनाएं शुरू हुई तो लोगों को एकदम से निराशा हुई, क्योंकि उम्मीद यदि ना पालो, अपेक्षा से तो निराशा होती है, तो ज्यादा उम्मीदें पलवा देना फिर उसमें निराशा होती है। चलिए, उसी समय कहना था, लेकिन एक 20 सेकंड में अवनीश जी आपको और लास्ट कमेंट के लिए पंकज जी का रुख करूंगी। जी बोलिए अवनीश जी। मेरा निवेदन है कि कश्मीर फाइल की पूरी टीम को, जिसने लगभग 200 करोड़ रुपए कमाए हैं कश्मीर के नाम पर, उनको ये समय उनको कश्मीर जाना चाहिए और मुझे लगता है कश्मीर पार्ट 2 भी बनानी चाहिए। चलिए ठीक है पंकज जी, कश्मीरियों की हत्या हो रही है, मुद्दे पर बात करते हैं। कब तक हालात बदलेंगे और ये दोबारा तस्वीर ना दिखे, इसके लिए सरकार का क्या एक्शन होगा? हालात बदलेंगे और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि प्रतिपक्ष कोई मौलिक विचार लेकर आए, बात कर। जब लक्ष्मण सिंह जी ने कहा राहुल गांधी जी विदेश घूमने चले जाते, कभी कश्मीर में देखा आपने जाते हुए राहुल गांधी जी को? या प्रियंका जी का कश्मीर का दौरा देखा कभी? अरे जम्मू चले जाइए, कम से कम कश्मीर की बात करें। तो ये बात करने में और कथनी करने में कांग्रेस की यही सबसे बड़ी समस्या है। सरकार वो चर्चा में शामिल हो गई है। मुझे इजाजत दीजिए, सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना होगा कि टारगेट पर जो घाटी है आखिर वो सियासी दलों पर कितना निर्भर करती है, क्योंकि देखा जाए तो सियासत में भी यह मसला लगातार बना रहता है और आतंकवादियों के निशाने पर भी है। लेकिन देखना होगा कि सरकार इस पर क्या त्वरित एक्शन लेती है और कब तक अमन और चैन यहां पर दिखाई देगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।